Hello dear student, today we start exercise 6.1 question number 10. Dear student, अगर अभी तक आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहाँ मैंने पुराने चैप्टर्स की लिंक डाल दी है. डियर स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए. देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है. मैं क्वेश्चन नहीं लिखा है, क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ. एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी है जो दीवार के सहारे झुकी हुई है, यानी दीवार के सहारे खड़ी हुई है. क्लियर. देखो, ये मान लिया एक वॉल है, ठीक, ये ग्राउंड है, ठीक, ये वो सीढ़ी है. आ गई ना बात समझ में. ये वो सीढ़ी है जो कितनी मीटर लंबी है, 5 मीटर लंबी है. नाम दे देते हैं इसको, ये ए, ये बी और ये सी. क्लियर. ठीक बच्चों, अब ये 5 मीटर जो लंबी सीढ़ी है वो दीवार के सहारे खड़ी है और इस सीढ़ी का जो बॉटम है बच्चों वो ग्राउंड पर है और कुछ इस तरीके से वॉल से दूर हो रहा है कि उसके दूर होने की जो रेट है बच्चों वो 2 सेंटीमीटर पर सेकंड आपको दे रखा है. देखिए क्वेश्चन में आ गई ना बात समझ में. क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, ये जो दीवार है, ये जो सीढ़ी है बच्चों, उसका बॉटम दीवार से दूर हो रहा है, ग्राउंड पर है और दीवार से दूर जा रहा है, यानी दीवार से दूर हो रहा है किस रेट से, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की रेट से. मतलब 1 सेकंड में 2 सेंटीमीटर दूर हो रहा है किससे, दीवार से. आ गई ना बात समझ में. अब ये कह रहा है बच्चों, आपने निकालना है कि वॉल की जो हाइट है वो किस रेट से डिक्रीज हो रही है, जबकि जो सीढ़ी है वो वॉल से कितने मीटर दूर है, 4 मीटर दूर है. आ गई ना बात में. सीढ़ी वॉल से कितने मीटर दूर है, 4 मीटर दूर है. उस केस पर आपने ये निकालना है कि जो वॉल है, जो दीवार है, वो उसकी हाइट किस रेट से डिक्रीज हो रही. अब आप सोच रहे होंगे दीवार की हाइट कैसे डिक्रीज होगी. डियर स्टूडेंट, अगर मैं बात करूं, ये ए यहां होता, सपोज करता हूं ये ए यहां होता, तब भी तो सीढ़ी 5 मीटर लंबी है ना. क्लियर. और दीवार के सहारे झुकी होती, तब ये कैसा होता, ये ऐसा ही फिगर होता क्या, नहीं. उस केस में ये फिगर कुछ इस तरीके का होता. मैंने डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूं. देखो बच्चों, ये मैंने ये डॉटेड लाइन दिखा दी. उस समय ये जो सीढ़ी है वो कुछ इस तरीके से होती, कम झुकाव होता. आ रही है ना बात में. 5 मीटर ही लंबी होती, झुकाव कम होता. जब ये 1 सेकंड में 2 सेंटीमीटर आगे चली गई तो झुकाव और बढ़ गया. तो अब देखो, पहले हाइट वॉल की ये थी बीसी, अब घट के ये वाली बीसी आ गई है. देखो, पहले ज्यादा हाइट थी ना वॉल की, अब घट के ये आ गई है, कम हो रहा है ना. तो वही किस रेट से हाइट डिक्रीज हो रही है बच्चों, वो आपने निकालना है. समझ में आ गया, डायग्राम समझ में आ गया ना. ठीक. अब देखिए बच्चों, तो हम कैसे इसको निकालेंगे. लेट लेंथ ऑफ द लेडर, लेंथ ऑफ लेडर, सीढ़ी की जो लंबाई है हमने ए बी मान रखा है बच्चों, कितना मीटर, 5 मीटर. क्लियर. अब देखिए बच्चों, उसके बाद ए बी तो आपको दे दिया 5 मीटर. लेट ए सी इक्वल्स टू एक्स मीटर और बी सी इक्वल्स टू वाई मीटर. इतना मान लेते हैं. ए सी को एक्स मीटर और बी सी को वाई मीटर हमने मान लिया. ये ए सी क्या है बच्चों, ये ए सी लेडर और वॉल के बीच की डिस्टेंस है. ये क्या है आपका, डिस्टेंस बिटवीन लेडर एंड वॉल. क्लियर. दीवार और सीढ़ी के बीच की क्या है बच्चों, दूरी आपको दे रखी है. और ये बीसी क्या है बच्चों, ये हाइट ऑफ द वॉल, हाइट ऑफ द वॉल. आपने यही निकालना है कि जो वॉल की हाइट है वो किस रेट से डिक्रीज हो रही है, यही आपने निकालना है. जब x इक्वल टू कितना है, 4 सेंटीमीटर है, 4 मीटर है. क्लियर बच्चों. और गिवन क्या है बच्चों आपको, गिवन ये है कि जब ये जो बॉटम है इस लेडर का वो दीवार से दूर हो रहा है, तो वो किस रेट से दूर हो रहा है, वो 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की रेट से दूर हो रहा है. ये डिस्टेंस आपने x मान रखा है, ये y मान रखा है. मतलब ये x पर चेंज हो रहा है ना,
ये जो लेडर का बॉटम पॉइंट है वो दीवार से दूर हो रहा है और किस रेट से 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या मान रखिए x, तो x पर चेंज हो रहा है ना, मतलब गिवन क्या है dx अपॉन dt, कितना बच्चों 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। क्लियर, यही तो दिया है ना। अब लेकिन देखो ये क्वांटिटी मीटर में दे रखी है, ये यूनिट इसकी मीटर है और ये सेंटीमीटर है, तो मीटर को पहले सेंटीमीटर को मीटर में बदल लीजिए। 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 अपॉन 100 मीटर। सेंटीमीटर को मीटर में अगर बदलना है तो 100 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो देखिए क्या लिख दिया, 2 अपॉन 100 मीटर पर सेकेंड। 2 अपॉन 100 का मतलब 0.02 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, 2 0 है ना, तो यहां से 2 प्लेस पीछे जाएंगे। ठीक, अब यहां 2 है तो 2 प्लेस पीछे जाने के लिए 02 लिख देंगे, और 2 प्लेस पीछे गए तो 2 प्लेस पीछे जाके क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे, तो 0.02। क्लियर बच्चों, आ गई ना बात समझ में। नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, देखो बच्चों पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई करो। अभी आपको मालूम नहीं है कि x की वैल्यू 4 है, लेकिन मैं x की वैल्यू 4 भी रखूंगा, क्योंकि ये जो a पॉइंट है वो दीवार से कितने मीटर की दूरी पर है, 4 मीटर की दूरी पर है। उस केस में हम क्या निकालेंगे, इसके हाइट में जो रेट, इसकी जो हाइट में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, किस रेट से इसकी हाइट डिक्रीज हो रही है, वॉल की हाइट, ये हमने निकालना है। x इक्वल टू 4 मैं रखूंगा तब, लेकिन उससे पहले भी मैं एक बार x इक्वल टू 4 रखूंगा। क्यों, इस y की वैल्यू निकालने के लिए। मुझे बच्चों y मालूम नहीं है ना, वरना यहां पर प्रॉब्लम होगी। पहले आप कोई वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि ये जो वॉल है वो ग्राउंड पर सीधे खड़े होगी ना, कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का। तो क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, AB का होल स्क्वायर, हाइपोटेनस का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर। ये मैंने बेस का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर कर दिया, एक ही बात है। क्लियर बच्चों, ठीक। अब देखो AB कितना है, 5 का होल स्क्वायर 25, AC कितना है बच्चों, x स्क्वायर, BC कितना है, y स्क्वायर। इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 1। इसका तो मैं क्या करूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा, किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। क्लियर, लेकिन उससे पहले भी मेरे को फिगर में y की वैल्यू चाहिए होगी। क्यों, क्योंकि अगर मैं y स्क्वायर का डिफरेंशिएट करूंगा तो 2y, फिर y के रिस्पेक्ट में dy बाई dt, y अटक जाएगा बच्चों। x तो मुझे मालूम है लेकिन y मालूम नहीं है ना, तो पहले मैं फिगर से क्या निकाल लेता हूं, y की वैल्यू निकाल लेता हूं। उसको रफ में आप इसी के आगे इंडिकेट कर देंगे। क्या, देखो पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम का ही यूज करते हुए अगर आपने y की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि y की वैल्यू की जरूरत पड़नी है, पता चल गया ना कहां, तो क्या होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, ये x हमको 4 दे रखा है, मतलब ये c से a की डिस्टेंस हमने 4 ले रखी है ना, तभी तो हम इसके हाइट में क्या चेंज हो रहा है, किस रेट से इसकी हाइट बदल रही है वो निकालेंगे। तो x की जगह मैं 4 प्लस y का स्क्वायर 25, ये 16 प्लस में इधर आके माइनस में, 25 माइनस 16 इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, दैट इंप्लाइज दैट 9 इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, दैट इंप्लाइज दैट वाई इक्वल्स टू प्लस माइनस 3। माइनस नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि जो हाइट है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो वाई इक्वल्स टू कितना आ गया बच्चों, 3 मीटर। अब वाई की वैल्यू मालूम हो गई, कितनी, 3 मीटर। अभी नहीं रखेंगे, लास्ट में रखेंगे। y की वैल्यू मालूम हो गई ना बच्चों, कितना मीटर आ गया y आ गया आपका 3 मीटर। क्लियर। अब डिफरेंशिएट करिए इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि आपने हाइट में चेंज क्या हो रहा है, किस रेट से हाइट डिक्रीज हो रही है वो निकालना है। तो डिफरेंशिएट करो t के रिस्पेक्ट में, क्योंकि रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम निकाल रखा है ना x का, तो वही चीज यहां पर भी 25 का 0, x स्क्वायर का 2x, फिर x का dx अपॉन dt, प्लस y स्क्वायर का 2y, फिर y का dy बाई dt। इन दोनों में से 2 क्या आ गया, कॉमन। ठीक, क्या आ गया, देखो 0 इक्वल टू 2 कॉमन आ गया, x dx अपॉन dt प्लस y dy अपॉन dt। डियर स्टूडेंट 2 यहां मल्टीप्लाई में, इक्वल टू किधर जाएगा, डिवाइड में, 0 अपॉन 2 करोगे 0 ही तो आएगा, 0 को 2 से डिवाइड करो 0 आएगा। तो 0 इक्वल टू x dx अपॉन dt प्लस y dy अपॉन dt। अब देखिए डियर स्टूडेंट, ध्यान से समझिएगा आप, इतना समझ में आ गया। ठीक, नाउ रेट ऑफ चेंज इन हाइट ऑफ वॉल एट x इक्वल्स टू 4 मीटर।
एंड y की वैल्यू मालूम है, एंड y इक्वल्स टू 3 मीटर। y की वैल्यू भी तो मालूम हो गई ना। x इक्वल्स टू 4 मीटर में क्या चेंज होगी, किस रेट से उसकी हाइट चेंज होगी, वॉल की हाइट चेंज होगी, वो निकालना है, वही तो निकालना है। x इक्वल्स टू 4 मीटर, ये y इक्वल्स टू 3 मीटर लिखना जरूरी नहीं है, वो तो हम पुट कर ही देंगे, मालूम हो गया ना y की वैल्यू कितनी है। तो देखिए बच्चों, x की जगह में 4 रख देंगे, dx अपॉन dt की वैल्यू 0.02, ठीक, प्लस y की वैल्यू कितनी 3, dy बाई dt ऐसे ही आ गया इक्वल्स टू 0। देखो ये यहां प्लस में, उधर जाके माइनस में, 3 dy बाई dt इक्वल्स टू 4 इंटू 0.02, 0.08 आ गया ना, और ये प्लस में है उधर जाके माइनस में, तो माइनस 0.08, पहले मल्टीप्लाई कर लो, 4 इंटू 0.02 0.08, क्लियर। अब ये प्लस में है उधर जाके माइनस में, देखो dy बाई dt के साथ 3 मल्टीप्लाई में इक्वल टू उधर जाएगा तो डिवाइड में, कितना आ गया dy बाई dt इक्वल्स टू माइनस 0.08 अपॉन 3। बच्चों एक बात सोचो, इसकी यूनिट क्या आएगी, क्योंकि सारे क्वांटिटी आपने मीटर में बदल दिए है ना, तो इसकी यूनिट क्या आएगी, मीटर पर सेकंड। टाइम तो सेकंड में ही ले रखा है, लेकिन जो x का रेट ऑफ चेंज दे रखा है वो सेंटीमीटर में दे रखा है ना, तो इसको भी क्यों ना हम सेंटीमीटर में बदल लें। 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। देखो बच्चों मैं यहां पर इंडिकेट कर देता हूं, ध्यान से देखिए, dy बाई dt इक्वल्स टू 0.08 इंटू 100 अपॉन 3। अब ये क्या हो गया, सेंटीमीटर पर सेकंड, मीटर को आपने सेंटीमीटर में बदल दिया है। और बच्चों साइन कौन सा है, माइनस का साइन है ना, ये देखो यहां पर माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन लगाना मत भूलना। ये माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, ये माइनस इंडिकेट कर रहा है कि ये क्या हो रहा है, जो हाइट है वॉल की वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। क्लियर, आ गई ना बात में, तो माइनस इंडिकेट कर दिया। अब देखो माइनस 0.08 इंटू 100 करिए बच्चों, तो 100 को जब आप 0.08 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आ जाएगा। क्लियर, तो कितना आ गया, माइनस 8 अपॉन 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो अब नीचे से लिख लीजिएगा, द हाइट ऑफ वॉल डिक्रीजिंग एट रेट 8 अपॉन 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। जब आप स्टेटमेंट लिखोगे तो माइनस इंडिकेट नहीं करोगे, क्योंकि माइनस के लिए आपने डिक्रीजिंग वर्ड इंडिकेट कर दिया है। अगर नहीं लिखोगे स्टेटमेंट तो ये पूरा ही आपका आंसर होगा। पीछे आपको पॉजिटिव दिया होगा 8 अपॉन 3, क्योंकि आपने निकालना क्या है, डिक्रीजिंग निकालना है ना, किस रेट से डिक्रीज हो रही है। तो वही तो मैंने कहा, अगर स्टेटमेंट लिखोगे नीचे तो क्या लिखोगे, द हाइट ऑफ द वॉल डिक्रीजिंग एट रेट 8 अपॉन 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। वो डिक्रीजिंग वर्ड ही ये इंडिकेट कर रहा है कि उसके साथ कौन सा साइन है, माइनस का साइन है। क्लियर बच्चों, आ गई ना बात समझ में। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके बच्चों सबसे पहले आप इतना उतार लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11 विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए एक पार्टिकल है, जो मैंने यहां ऊपर क्वेश्चन अपने समझने के लिए शॉर्ट में उतार दिया है बच्चों। आप क्वेश्चन को बुक से रीड करिए, वैसे मैं क्वेश्चन समझा दे रहा हूं क्या कह रहा है। देखिए एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है, घूम रहा है, किसके अलोंग, इस कर्व के अलोंग, इस वक्र के अलोंग 6y इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2। इस वक्र के अलोंग एक पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक। तो आपने क्या निकालने हैं, कोऑर्डिनेट निकालने हैं, मतलब पॉइंट निकालने हैं इस कर्व पर। पॉइंट का मतलब x, y, आपने x की वैल्यू भी निकालनी है और y की वैल्यू भी निकालनी है। पॉइंट ऑन द कर्व, आपने फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, इस कर्व पर पॉइंट निकालने हैं, x और y की वैल्यू निकालनी है, जिसके लिए आपको यह दे रखा है कि जो y कोऑर्डिनेट है, जो इस कर्व का जो y कोऑर्डिनेट है वो चेंज हो रहा है। मतलब y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है का मतलब dy, y का चेंज क्या, dy। क्लियर, 8 टाइम्स, 8 गुना तेजी से, ठीक, 8 गुना तेजी से, किसकी तुलना में, एस एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होने की तुलना में वाई कोऑर्डिनेट 8 गुना तेजी से क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। क्लियर बच्चों, आ गई ना बात में। देखिए क्या दिया है, पहले तो कर्व की, जो कर्व दिया है वो लिख दिया हमने, 6y इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2। अब आपको क्या गिवन है, देखो गिवन है कि y कोऑर्डिनेट चेंजिंग, y कोऑर्डिनेट में चेंज क्या होता है, dy।
क्लियर, y में चेंज क्या होगा, dy, y का चेंज dy, ठीक, विथ रिस्पेक्ट टू कुछ नहीं, x विथ रिस्पेक्ट टू x दिया है, क्योंकि कौन चेंज हो रहा है, y के साथ साथ x भी चेंज हो रहा है, क्लियर। लेकिन इसको आप ऐसे भी समझिए, देखो y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है 8 गुना तेजी से, 8 गुना तेजी से, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, मतलब जितने तेज y जो कोऑर्डिनेट है इस कर्व का वो चेंज हो रहा है 8 गुना तेजी से x की तुलना पे, x कोऑर्डिनेट की तुलना में। x कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है, y कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है, लेकिन y कोऑर्डिनेट 8 गुना ज्यादा तेजी से चेंज हो रहा है किसकी तुलना में, x की तुलना में। तो 8 इंटू कितना, dx, क्लियर, y भी चेंज होगा, x भी चेंज होगा, y का चेंज dy, x का चेंज dx। y चेंज कितने तेजी से हो रहा है, 8 गुना तेजी से हो रहा है x की तुलना में। अब देखो 8 इंटू dx है ना, तो dx यहां मल्टीप्लाई में, इक्वल टू किधर आएगा, तो डिवाइड में, तो dy बाई dx इक्वल टू कितना दे दिया बच्चों, 8 आपको दे दिया, क्लियर। dy बाई dx की वैल्यू कितनी दे दी, 8 दे दी। अब आप डिफरेंशिएट करिए इक्वेशन 1 को, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, क्लियर। इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करिए, कितना आएगा, 6 ऐसे ही रहा, y का डिफरेंशिएशन कितना, dy बाई dx, x क्यूब का कितना 3x स्क्वायर प्लस कितना बच्चों 2, क्लियर, आ गई ना बात समझ में। dy बाई dx की वैल्यू कितनी दे रखी है, 8, तो 6 इंटू 8, ठीक, क्यों, क्योंकि dy बाई dx इक्वल्स टू कितना दिया है, 8, इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 2, 8 इंटू 6 कितना बच्चों, 48, सॉरी यहां पर एक मिस्टेक हुई, ये 2 कांस्टेंट है ना बच्चों, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, तो 3x स्क्वायर प्लस 0, तो केवल 3x स्क्वायर बचा। 8 6 जा कितना बच्चों, 48, 3x स्क्वायर, x स्क्वायर के साथ 3 मल्टीप्लाई में, इक्वल टू उधर जाएगा डिवाइड में, 48 अपॉन 3, x स्क्वायर इक्वल्स टू 48 अपॉन 3 का मतलब 16, यहां से स्क्वायर हटेगा वहां स्क्वायर रूट लगेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 16, आपको पता है स्क्वायर रूट का साइन हटता है तो प्लस माइनस दोनों आता है, और 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 4 आता है। आगे नंबर में प्लस माइनस दोनों का साइन आता है। अब यहां पर कोऑर्डिनेट निकाल रहे हो इसलिए वो प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, क्लियर बच्चों। x की वैल्यू आ गई ना, प्लस माइनस 4। नाउ इसको कहां पुट करिए, पुट x इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन 1। आप ये सोच रहे होंगे कि अब x इक्वल्स टू 4 क्यों रखा, मैं दोनों रखूंगा, पहले मैं x इक्वल्स टू 4 रख रहा हूं, फिर मैं x इक्वल्स टू माइनस 4 रखूंगा। तो x इक्वल्स टू 4 रख दीजिए, 6y ऐसे ही रहा, x की जगह में 4 की होल पावर 3 प्लस 2, 6y 4 की होल पावर 3 कितना 64 प्लस 2, 6y इक्वल्स टू 66। देखिए y के साथ 6 मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के उधर जाएगा डिवाइड में, कितना आ गया 11। तो जो पॉइंट है ऑन द कर्व, पॉइंट ऑन द कर्व, जो पॉइंट निकल गए कर्व में x, y रिप्रेजेंट किया जाता है। x कितना है 4 और y कितना है 11। अगेन क्या, पुट x इक्वल्स टू -4 इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में x की जगह में -4 पुट करो, 6y इक्वल्स टू -4 की होल पावर 3 प्लस 2, 6y इक्वल्स टू -64 प्लस 2, 6y इक्वल्स टू -64 प्लस 2। बच्चों क्योंकि माइनस का होल क्यूब माइनस हुआ, 4 का होल क्यूब 64 हुआ, -64 प्लस 2 करो -62, तो y के साथ 6 मल्टीप्लाई में, इक्वल टू उधर जाएगा -62 अपॉन 6। माइनस ऐसे ही रहा, 2 से कैंसिल हो रहे हैं ना दोनों, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। मतलब पॉइंट ऑन द कर्व, जो दूसरा पॉइंट निकल के आया कर्व में, पॉइंट ऑन द कर्व, पहले क्या आएगा x कितना है -4, y कितना आया उस समय -31 अपॉन 3। तो ये 2 पॉइंट उस कर्व में निकल गए जिसमें कोऑर्डिनेट, जो y कोऑर्डिनेट है वो चेंज हो रहा है 8 गुना तेजी से, किसकी तुलना में, x की तुलना में। ये कैसे आया समझ में आ गया ना बच्चों, क्लियर।
आ गई ना बात समझ में? उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपका समझ में आ गया होगा, क्योंकि आपने पॉइंट निकालने थे कर्व पर, जिसमें जो y कोऑर्डिनेट है वो चेंज हो रहा है 8 गुना तेजी से x कोऑर्डिनेट की तुलना में। हो रहे हैं दोनों चेंज, लेकिन y ज्यादा तेजी से चेंज हो रहा है। कितनी ज्यादा तेजी से? 8 गुना तेजी से, आपका मल्टीपल ऑफ 8। क्लियर? 8 टाइम्स ज्यादा तेजी से क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है y किसकी तुलना में? x की तुलना में। बस डिफरेंशिएट कहां से करना है? x के रिस्पेक्ट में, यहां से पता चला। क्लियर? ठीक। अब देखो डिफरेंशिएट कर दिया इक्वेशन 1 को, x की वैल्यू निकल गई, एक बार 4 रख दिया यहां, एक बार -4 रख दिया और आंसर आपका आ गया। क्लियर बच्चों? उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप इतना उतार लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 मैं आपको इससे पहली वीडियो में लास्ट में समझा चुका हूं, और उसके बाद आपने वो क्वेश्चन खुद से ट्राई कर लिया होगा। क्लियर डियर स्टूडेंट? देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक पाइप से क्या है, मिट्टी को क्या किया जा रहा है? देखो क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि सैंड इज पोरिंग फ्रॉम ए पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। मतलब एक पाइप से मिट्टी को गिराया जा रहा है, और वो भी किस रेट से? 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की रेट से। सेंटीमीटर क्यूब किसका यूनिट होता है? वॉल्यूम का। सेकंड किसका होता है? टाइम का। मतलब क्या किसका रेट ऑफ चेंज दे रखा है? वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज दे रखा है। dv/dt आपको दे रखा है। एक पाइप है, उसमें से सैंड, मिट्टी को, रेत को क्या गिराया जा रहा है, और वो फिर कहां गिर रही है? जमीन पर गिर रही है। और जमीन पर वो जब गिर रही है तो किसका ढेर बना रही है? मतलब किसके फॉर्म की तरह बन रही है? किसकी तरह बन रही है? कोन की तरह आपका बन रही है। कुछ इस तरीके से वो जमा हो रही है। क्लियर? इस शेप में जमा हो रही है। पाइप से आप मिट्टी को गिरा रहे हैं, ठीक, और वो जमीन पर कोन को बना रही है। मतलब कुछ इस तरीके के इकट्ठा हो रही है, कुछ इस तरीके से इकट्ठा हो रही है कि क्या बन जा रहा है? कोन बन जा रहा है। क्लियर बच्चों? और आपको दे रखा है कि क्या 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, मतलब ये दे रखा है कि वॉल्यूम पर क्या हो रहा है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। वॉल्यूम के दर में क्या हो रहा है? आयतन की दर में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। और किस तरीके से वॉल्यूम बदल रहा है? जो वॉल्यूम के दर में किस तरीके से परिवर्तन हो रहा है? 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। एक सेकेंड पर 12 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में क्या आ रहा है? चेंज आ रहा है। क्लियर बच्चों? आ गई ना बात समझ में? तो किसका रेट ऑफ चेंज दे रखा है? वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज दे रखा है। किससे पता चला? यूनिट से पता चला। आ गई ना बात में? dv/dt आपको गिवन है। अब यह कह रहा है कि जब वो मिट्टी जमीन पर गिर रही है तो इस तरीके से इकट्ठा हो रही है कि वो कोन बना रही है, कुछ इस तरीके से। आ गई ना बात समझ में? ठीक। अब ये क्या कह रहा है कि इस कोन की जो हाइट है, मतलब ये भी दिया है, इस कोन की जो हाइट है, हाइट ऑफ कोन हमने h मान रखा है और रेडियस हमने r मान रखा है। तो हाइट ऑफ जो कोन है बच्चों, यानी ये जो h है, वो जो इसकी रेडियस है बच्चों r का 1/6 है। 1/6 ऑफ द रेडियस कह रहा है ना बच्चों। देखिए लास्ट में पढ़िएगा, इसमें बोल रहा है क्या कि हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। यानी जो हाइट है वो कोन की, वो उसके रेडियस का कितना है? 1/6 है। तो h = r/6 आपको दे रखा है। क्लियर बच्चों? ये भी गिवन है। वॉल्यूम ऑफ ए कोन कितना होता है? 1/3 पाई r² h। h की वैल्यू मालूम है ना बच्चों? h की वैल्यू मालूम है। कितनी मालूम है? 1/6। ठीक। लेकिन अब हमने निकालना क्या है, पहले वो देखो। जो हमने निकालना है बच्चों, उस तरीके से हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। ऐसा नहीं कि आपने h की वैल्यू उठा के पुट कर दी। आपने निकालना क्या है? आपने निकालना ये है कि हाइट में, जो हाइट है कोन की, उसमें उसके रेट ऑफ चेंज, मतलब उसके दर में क्या परिवर्तन आ रहा है, वो कितनी तेजी से उसका रेट इंक्रीज हो रहा है।
आ गई ना बात समझ में? जो हाइट है वो किस दर से इंक्रीज हो रही है वो आपने निकालना है। जब आपको गिवन है बच्चों कि जो आर हाइट है वो 4 सेंटीमीटर है, जबकि एच आपको कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर है। जब कोन की हाइट 4 सेंटीमीटर है तो आपने ये निकालना है कि इसकी जो हाइट है, हाइट के रेट में कैसा, किस दर से हाइट उसकी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। कोन की हाइट किस दर से इंक्रीज हो रही है ये आपने निकालना है, मतलब dh/dt आपने निकालना है। क्लियर बच्चों? तो देखिए कैसे निकलेगा, ध्यान से समझिए। इसका डिफरेंशिएट करने से पहले यहां से देखो r की वैल्यू कितनी मिल गई 6h, ये इधर चला गया ना, तो देखो v = 1/3 पाई, r की जगह में 6h रख दिया तो 6h का होल स्क्वायर और यहां पर h है, पाई ऐसे ही रहा, 6 का होल स्क्वायर 36, h का होल स्क्वायर h इंटू h का होल स्क्वायर h स्क्वायर इंटू h, 1/3 पाई 36 h स्क्वायर इंटू h कितना बच्चों h³। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, ठीक, कितना आ गया dv/dt, तो 1/3 पाई तो कांस्टेंट है बाहर रहा, 36 भी कांस्टेंट है बाहर रहा, h³ का कितना 3h स्क्वायर, फिर h का कितना dh/dt, यही तो होता है ना, पावर आगे आ गई और h की पावर में से एक कम हो गया, 3 में से एक कम कर दो 2, क्योंकि h का डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो dh/dt। बच्चों 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल, तो कितना आ गया देखो dv/dt = 36 पाई h स्क्वायर dh/dt। और रेट ऑफ चेंज of height when h = 4 सेंटीमीटर, यही बोल रहा है ना बच्चों, जब हाइट कितनी है 4 सेंटीमीटर है तो रेट ऑफ चेंज हाइट में, मतलब हाइट की रेट कितनी तेजी से इंक्रीज हो रही है वही निकालना है, कितने तेजी से इसमें परिवर्तन आ रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट व्हेन h = 4 सेंटीमीटर। तो देखो dh/dt निकाल देते हैं, dh/dt कब निकालेंगे, जब h = कितना है 4 सेंटीमीटर। बच्चों dv/dt है ना, dv/dt कितना दे रखा है 12, तो dv/dt की जगह में हमने 12 रख दिया। ये देखो dh/dt के साथ 36 पाई h स्क्वायर मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के उधर जाएगा तो डिवाइड में, मतलब ये सभी 12 के अपॉन में आ जाएंगे, कितना 36 पाई, h की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों 4 सेंटीमीटर ना, 4 सेंटीमीटर में निकाल रहा हूं तो h की जगह में 4 का होल स्क्वायर, 12 से ये कितने बार कैंसिल बच्चों 3 बार, ऊपर बच गया 1, देखो 3 पाई 4 का होल स्क्वायर कितना 16, 1/16, 3 जा कितना 48 पाई। h क्या है हाइट, तो इसका यूनिट सेंटीमीटर, टाइम क्या है, टाइम की यूनिट सेकंड, तो कितना आ गया 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। तो इसकी हाइट, जो कोन की हाइट है वो किस रेट से इंक्रीज हो रही है 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड की रेट से इंक्रीज हो रही है। कैसे निकाला समझ में आया? क्वेश्चन में क्या दिया था, एक पाइप था, पाइप में से मिट्टी गिर रही थी नीचे जमीन पर, ठीक, और जो उसके वॉल्यूम का जो रेट है वो किस रेट से बदल रहा था, जो वॉल्यूम है, ठीक, वो 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की रेट से बदल रहा था, वो पहले आपको दिया था। और जब वो रेत जमीन पर गिर रही थी बच्चों, तो वो जमीन पर किसका रूप बना रही थी, कोन की तरह इकट्ठा हो रही थी, कुछ इस तरीके से जमीन पर गिरेगी, बिखरेगी और फिर उसके ऊपर जमा होती जाएगी, और कुछ इस तरीके से जमा हो रही थी कि वो कोन बना रहा था, और उस कोन की हाइट उसके रेडियस की हाइट का 1/6 था। तो हमने देखा, हमने निकालना क्या था, हमने निकालना था कि जो कोन की जो हाइट है, ठीक, जो रेत नीचे गिरकर कोन बना रही है उसके हाइट के रेट में कितना इंक्रीज, जो रेट ऑफ हाइट है, मतलब जो ऊंचाई की दर है वो कितनी तेजी से इंक्रीज हो रही है, जो हाइट का जो रेट है बच्चों, रेट ऑफ हाइट वो इंक्रीज हो रहा है, किस दर से इंक्रीज हो रहा है वो आपने निकालना था, ठीक है ना, रेट ऑफ चेंज इन हाइट निकालनी थी, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर बच्चों, कि उस कोन की जो हाइट है वो किस दर से इंक्रीज हो रही थी वो आपने निकालना था dh/dt, जब h = 4 सेंटीमीटर आपको दिया था। तो हमने देखा dh/dt निकालना है, तो ये r की हमें जरूरत नहीं है, तो यहां से हमने r की वैल्यू यहां पर पुट कर दी, क्योंकि हमें dh/dt निकालना है, r की जरूरत नहीं है।
h दे रखा है, dh/dt हमने निकालना है, तो हमने इसका डिफरेंशिएट करा और आंसर निकाला। आंसर आ गया 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर बच्चों? उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 इसलिए छोड़ रखा है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 16 जैसा है बच्चों वैसे ही क्वेश्चन नंबर 15 है, बस उसमें कैलकुलेशन है, थोड़ा मल्टीप्लाई वगैरह करना है, वो आप कर सकते हैं। ठीक, तो इस क्वेश्चन को समझिए, जैसा मैं ये बता रहा हूं वैसे ही आप उस क्वेश्चन को भी करेंगे। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं बच्चों, क्या कह रहा है देखिए। The total revenue in rupees received from the sale of X unit of a product is given by Rx equals to 13x square plus 26 plus 15। देखो बच्चों क्या कह रहा है, टोटल रिवेन्यू इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ X यूनिट ऑफ ए प्रोडक्ट। कोई प्रोडक्ट है, ठीक, उसके X यूनिट को क्या किया जाता है, सेल किया जाता है, विक्रय किया जाता है, बेचा जाता है। कोई प्रोडक्ट है उसकी X यूनिट को क्या कर दिया जाता है, बेचा जाता है, मतलब इतना प्रोडक्ट उस बेचा जाता है, कह रहा है X यूनिट प्रोडक्ट को बेचा जाता है, और उससे मिलने वाला जो टोटल रेवेन्यू है, टोटल आय, कुल आय, रेवेन्यू का मतलब कुल प्राप्त आय, ठीक, कितना उसको बेचकर जो टोटल रेवेन्यू है वो इतना प्राप्त हो रहा है। Rx इक्वल्स टू 13x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 15। आपने निकालना क्या है, फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन x इक्वल्स टू 7। आपने क्या निकालना है, सीमांत आय। मार्जिनल का मतलब है सीमांत आय निकालनी है जब x इक्वल्स टू 7 है। बच्चों सीमांत आय का मतलब क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल रेवेन्यू विथ रिस्पेक्ट टू द प्रोडक्ट सोल्ड। कहने का मतलब है जितना प्रोडक्ट आपने बेचा है उसके रिस्पेक्ट में जो रेवेन्यू है उसका रेट ऑफ चेंज आप निकालोगे, वो होती है मार्जिनल, आपकी मार्जिनल रेवेन्यू। चाहे मार्जिनल रेवेन्यू कहे चाहे मार्जिनल कॉस्ट कहे, वो दोनों का मतलब यहां एक ही है। ऊपर वाले में मार्जिनल कॉस्ट है, करना एक ही चीज है। तो मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब समझे, मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब है द रेट ऑफ चेंज। किसका रेट ऑफ चेंज, द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल रेवेन्यू, जो कुल आय है उसके दर में परिवर्तन, किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू द प्रोडक्ट सोल्ड। जितना प्रोडक्ट बेचा गया है उसके रिस्पेक्ट में, कितना प्रोडक्ट बेचा गया है, X यूनिट। क्लियर? तो X के रिस्पेक्ट में इसका रेट ऑफ चेंज निकालोगे, मतलब इसका डिफरेंशिएशन करोगे किसकी रिस्पेक्ट में, X के रिस्पेक्ट में, देन X इक्वल्स टू 7 रख दोगे, वही आपकी मार्जिनल कॉस्ट या मार्जिनल रेवेन्यू निकल जाएगा, सीमांत आय निकल जाएगी। क्वेश्चन समझ में आ गया ना बच्चों? क्या कह रहा है, टोटल कोई प्रोडक्ट है उसकी X यूनिट को बेचा जाता है और इतना आय आपको, कुल इतना आय प्राप्त होता है, Rx इक्वल्स टू इतना। ठीक, तो अब आपने x इक्वल टू 7 पर क्या निकालना है, इसका मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है। और मार्जिनल रेवेन्यू, सीमांत आय क्या होती है कि उस टोटल रेवेन्यू की, कुल आय की, ठीक, क्या रेट ऑफ चेंज, द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू का रेट ऑफ चेंज यानी कुल आय का दर में परिवर्तन, कुल आय के दर में परिवर्तन, किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू द प्रोडक्ट सेल। जितना प्रोडक्ट बेचा गया है उसके रिस्पेक्ट में आप इसका क्या निकालोगे, टोटल रेवेन्यू का क्या निकालोगे, रेट ऑफ चेंज निकालोगे। ठीक ना, तो आंसर कैसे करेंगे, देखो आंसर 16 गिवन है आपको, Rx इक्वल्स टू इतना। ठीक, अब नीचे क्या लिखोगे, मार्जिनल रेवेन्यू एट x इक्वल्स टू 7, मार्जिनल रेवेन्यू एट x इक्वल्स टू 7। तो डिफरेंशिएट कर दो इक्वेशन 1 को, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। Rx का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, r डैश x, यही आपका मार्जिनल रेवेन्यू होगा। ठीक, यही मार्जिनल रेवेन्यू है, यही जो है वो क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक, ये यहां पर लिख दिया क्योंकि मार्जिनल रेवेन्यू की डेफिनेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज विथ द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल रेवेन्यू विथ रिस्पेक्ट टू द प्रोडक्ट सेल। और कितना प्रोडक्ट बेचा गया है, X यूनिट, तो X के रिस्पेक्ट में करोगे। तो r डैश x, 13x स्क्वायर का 13 ऐसे ही रहा, x स्क्वायर का 2x, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं तो फिर x का 1 हो जाएगा, इतना ही आएगा। क्लियर? प्लस 26 और x का डिफरेंशिएशन कितना, 1, प्लस 15 का कितना, 0। क्लियर? 15 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0। अब पुट
x इक्वल्स टू 7। अब x की जगह में क्या रख दोगे, 7 रख दोगे। तो r डैश x, पहले x इक्वल्स टू 7 रखने से पहले इसको क्लियर कर लेते और थोड़ा छोटा कर देते हैं। 13 2 जा 26x प्लस 26 1 जा 26। अब पुट करिए x इक्वल्स टू 7। तो r डैश 7 मार्जिनल कॉस्ट, सॉरी मार्जिनल रेवेन्यू एट x इक्वल्स टू 7, 26 इंटू 7 प्लस 26। क्लियर बच्चों? तो देखिए 7 6 जा 42, 4 7 2 जा 14 में 4 18 प्लस 26 8 और यहां पर 208 रुपीज आपका आ गया। देखिए सच 4 7 बिल्कुल 6 7 जा 42, 4 7 2 जा 14 में 4 18 182 प्लस 6 26 6 प्लस 2 8 10 112 208 रुपीज। यही इसका क्या है, टोटल मार्जिनल रेवेन्यू आएगा। जो मार्जिनल जो सीमांत आय होगी वो इतनी होगी x इक्वल्स टू 7 पर। क्वेश्चन समझ में आ गया? इससे पहले मार्जिनल कॉस्ट निकालना है। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट विथ रिस्पेक्ट टू द x। क्लियर? आ गई ना बात में? जो कॉस्ट दे रखा होगा ना सेल का या जो भी चीज का दिया होगा, बस उसके रिस्पेक्ट में उसका रेट ऑफ चेंज निकालना है। क्लियर बच्चों? आ गई ना बात समझ में? ठीक, तो वही है, बस मार्जिनल रेवेन्यू में रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट में रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट। क्लियर बच्चों? आ गई ना बात समझ में? उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 15 भी बना लेंगे। वीडियो को पॉज करके इतना उतार लें। नाउ डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 17 और 18 देखिए, मैंने ऐसे क्वेश्चन आपको बता रखे हैं, सिर्फ मैं थ्योरेटिकली समझा दे रहा हूं। रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्किल, सर्किल की एरिया में कितना परिवर्तन हो रहा है, सर्किल की एरिया के दर में परिवर्तन निकालना है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्किल कितना होता है, सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, आर के रिस्पेक्ट में वो रेट ऑफ चेंज निकालना है। मतलब डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करोगे, आर के रिस्पेक्ट में करोगे, जहां आर इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर दे रखा है। बहुत आसान है। क्लियर बच्चों? निकाल सकते हैं ना, बस डिफरेंशिएट करना, आर की जगह में क्या रख देना, जैसे पाई आर स्क्वायर का डिफरेंशिएट करोगे 2 पाई आर आ जाएगा, और आर की जगह में कितना रख दोगे, 6 रख दोगे तो कितना आ जाएगा, 12 पाई आ जाएगा। क्लियर? द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ x यूनिट ऑफ ए प्रोडक्ट इज गिवन बाय, बिल्कुल जैसा क्वेश्चन मैंने ये बताया है उसमें भी मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है। और मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल रेवेन्यू विथ रिस्पेक्ट टू द प्रोडक्ट सेल। क्लियर बच्चों? आ गई ना बात समझ में? बस सेम क्वेश्चन है। मार्जिनल कॉस्ट क्या क्या होता है, वो भी वही होता है बच्चों। मार्जिनल कॉस्ट क्या, द टोटल रेट ऑफ चेंज, द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट विथ रिस्पेक्ट टू द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट। जितना प्रोडक्ट क्या हो रहा है, उत्पादित किया जा रहा है, उसके रिस्पेक्ट में आप क्या कर दोगे, टोटल कॉस्ट का डिफरेंशिएशन कर दोगे। क्लियर? एक्स प्रोडक्ट आपका देखो क्वेश्चन नंबर 15 में एक्स यूनिट प्रोडक्शन किया जा रहा है किसी भी प्रोडक्ट का, तो एक्स के रिस्पेक्ट में आप उसका डिफरेंशिएशन कर दोगे और एक्स की वैल्यू रख दोगे, वही उसका आंसर होगा। क्लियर बच्चों? उम्मीद करता हूं ये एक्सरसाइज 6.1 आपको समझ में आ गई होगी। तो बच्चों अब ये एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो गई, आपको सारे क्वेश्चन इसमें क्लियर हो गए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में अगले एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू। और आप जितना आपको होमवर्क दिया है, जितना आपसे बोला गया है, उनको कोशिश करिएगा करने की। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा।